IFRS 10 Consolidated Financial Statement. Objective of IFRS 10: establish the principle for the preparation and presentation of consolidated financial statement when an entity control one or more entities. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है जब वो एक ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कंसोलिडेट करके बना रहे हो पेरेंट्स और सब्सिडरी की। कंट्रोल मेन पर्पज़ है कि कंट्रोल कैसे करते हैं, मीन्स के कंट्रोल अगर होगा तो फिर ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। एन इन्वेस्टर पेरेंट्स कंट्रोल एन इन्वेस्टी सब्सिडरी व्हेन, कभी कंट्रोल करता है जब तीन ये चीज़ें कन्फर्म हो। इज़ एक्सपोज्ड आर हैज़ राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मीन्स के प्रॉफिट लॉस जितना भी ऊपर नीचे हो, कम हो ज़्यादा हो, उसका राइट्स किसके पास है, पेरेंट्स के पास है, जितनी भी उसका पोर्शन है। हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न, उसके पास एबिलिटी है कि वो इन रिटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके, अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, अपनी मशीनरी वगैरह को यूटिलाइज़ करके इस प्रॉफिट को घटा या बढ़ा सकता है। थ्रू इट्स पावर ओवर द सब्सिडरी, पावर के साथ मतलब पावर उसकी किस तरह आएगी, पावर एग्जिस्टिंग राइट्स मतलब कि 50% मोर और लेस, that gives the current ability to affect the relevant activities of subsidiary 50% shareholding। existing rights means के rights 50% है या more है उसके पास, तो फिर वो कंट्रोल कर सकता है। और करंट एबिलिटी क्या है कि आज ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर पोटेंशियल एबिलिटी है, मतलब कि फ्यूचर में जाके वो कंट्रोल करेगा। आफ्टर द रेलेवेंट एक्टिविटीज़ अफेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज़, रेलेवेंट एक्टिविटीज़ कौन सी है, मीन्स के परचेजिंग की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की के ऊपर डिसीजन लेके उनको परचेजिंग पावर को सस्ते में परचेज करके अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, और कौन कौन सी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकता है। और फर्दर स्टेप्स हैं जो कंट्रोल के बारे में, मतलब उसमें ये ज़रूरी है कि आपको कंट्रोल को असेस करने के लिए पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि पर्पज़ एंड डिज़ाइन ऑफ द इन्वेस्टी, इनके सब्सिडरी का पर्पज़ क्या है था और इसको डिज़ाइन किस तरह किया गया है। आइडेंटिफाई रेलेवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वेस्टी की जो एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट बनती हैं, क्या सेल आउट होता है, क्या ये चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ को चेक करना। आइडेंटिफाई हाउ डिसीजंस आर मेड अबाउट रेलेवेंट एक्टिविटीज़, और इन के रिलेटेड डिसीजंस कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है उसको असेस करना, आइडेंटिफाई करना और असेस करना वेदर इन्वेस्टर कंट्रोल द इन्वेस्टी। और ये लाजमी ज़रूरी है कि असेस करना कि कंट्रोल कर रहा है, मतलब पेरेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है या नहीं सब्सिडरी को। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, मतलब कि दो कंपनियों की स्टेटमेंट मिलके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलके क्या बनाती है, एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी बनाती है, जिसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और वो कैसे बनती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट्स की होती है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी की होती है। इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनती है जिसे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे बनती है। अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, कैसे इसको अकाउंट फॉर किया जाता है। स्टेप 1 है जी, कंबाइन लाइक आइटम्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लो ऑफ द पेरेंट विद दोज ऑफ सब्सिडरी। जो मिलती जुलती चीज़ें हैं जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्विटी, ये मिलती जुलती हों तो इनको सिंपली सिर्फ ऐड अप कर देना है। नंबर 2, ऑफसेट आर एलिमिनेट। कैरिंग वैल्यू ऑफ पेरेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, पेरेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ ईच सब्सिडरी, मीन्स के पेरेंट्स का जो पोर्शन है जो इस इन्वेस्टमेंट शो हो रही है सब्सिडरी के अंदर, उसको एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाने की। क्यों, ऑलरेडी ये पेरेंट्स कंपनी के अंदर शो हो रही है। स्टेप 3, ऑफसेट एलिमिनेट रिलेट द इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन,
जो इंटर ग्रुप सेल परचेज़ हो रही है या कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं इंटर ग्रुप, या कुछ एसेट्स की सेल और परचेज़ हो रही है, उन सब ट्रांजैक्शंस को रिमूव करना, अदरवाइज़ ये डबल प्रॉफिट शो करेगा। एग्जम्पशंस क्या हैं जी, किन के ऊपर IFRS 10 जो अप्लाई नहीं होता? इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ के ऊपर IFRS 10 अप्लाई नहीं होता। उसकी क्या वजह जी? वो कौन इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ क्या होती हैं? ऑब्टेन फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी होती हैं जो मीन्स के इन्वेस्टर से पैसे लेती हैं और आगे इन्वेस्ट करती हैं। बिजनेस पर्पज़ टू इन्वेस्ट फंड्स फॉर द रिटर्न्स, तो और जो रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को पे करती हैं अपनी कमीशन रखने के बाद। मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फेयर वैल्यू बेसिस, मीन्स के जो परफॉर्मेंस मेजर करती हैं इन्वेस्टमेंट की वो फेयर वैल्यू की बेस पे करती हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेयर वैल्यू की बेसिस पे नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो क्या होती हैं कि वो एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और एक से ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर और नॉट रिलेटेड पार्टीज़ नहीं होती। ओनरशिप इन शेयर्स, और जो भी शेयर्स में ओनरशिप्स होती है वो डिस्क्लोज़ की जाती है। ये थी IFRS 10 की समरी। थैंक यू।